बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान अनम सूर्या। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ आपकी सुबह को अच्छा और मुस्कुराता हुआ बनाने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ कराती चलूँ हमारे मेहमानों का। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो है अशरफ कैरल साहब, जो कि सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर भी है। मतलब ये गाने भी खुद ही लिखते हैं और गाते भी खुद ही हैं और हम सुनते खुद नहीं है, सुनते हम हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हमारे जो गेस्ट है मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से आप भी उनको देखते हुए आए हैं। वो एक जानी मानी हस्ती है शहजादा मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? बहुत शुक्रिया कि आज हमने हमारे प्रोग्राम में एक गेस्ट बनकर आप आए। चलिए, थैंक यू। और इसी के साथ हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं उनका नाम है निदा, जो कि साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है एंड काउंसलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूँगी कि मैं शुरुआत जो है आपसे करूँ। तो साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट तो वो समझ में आती है, काउंसलर जो है वो क्या चीज़ है बेसिकली? काउंसलर जो है वो थोड़ी अलग चीज़ है। जैसे कि काउंसलिंग होती है, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो दो तरह के इलाज होते हैं। एक थेरेपी से इलाज होता है और दूसरा जो है वो काउंसलिंग से इलाज होता है। उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ स्टीम पे वर्क किया जाता है काउंसलिंग के ज़रिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर ये जो सुनते हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं और ये है क्या चीज़? अच्छा, ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि बच्चा जो है ना वो आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा कम करता है। और उसको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, स्पीच डिले का इशू होता है। ये एक बिहेवियर को जो है वो बार बार रिपीट करते हैं और इसके अलावा इनके सेंसरी इशूज़ भी होते हैं। मतलब कि जैसे अगर अक्सर घरों में होता है कि बच्चा एक बार बार रिपीट कर रहा है, ये उन चीज़ों में शामिल होता है जी। अक्सर माएँ जो हैं इरिटेट हो जाती हैं बच्चों की इस आदत से। जी, जैसे कि लाइट ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं और एक बात को बार बार जो है रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऑटिज़म के सिम्टम्स में आता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ADHD ये क्या है? ADHD जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। जैसे कि मतलब चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, और ये बच्चे जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। इनका जो अटेंशन स्पैन है, कंसंट्रेशन लेवल है, बहुत ज़्यादा जो है वो वीक होता है और सेल्फ कंट्रोल इन बच्चों में नहीं होता है। सिटिंग बहुत ज़्यादा जो है इन बच्चों की नहीं होती है, तो इनकी सिटिंग मेंटेन करवानी पड़ती है। तो वो कैसे होती है? सिटिंग के रह के हो सकती है या उसका सिटिंग के लिए हम जो है वो कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी इनको दी जाती है ताकि इनकी जो है वो सिटिंग मेंटेन हो। तो वो घर से ही स्टार्ट हो सकती है या इसके लिए खास एक आप लोग जो है बच्चों के लिए एक अलग से सेपरेट करते हैं, कहते हैं कि आपकी तरफ आना लाजमी है उनको? हमारी तरफ आना जो है वो लाजमी है। थेरेपीज़ होती हैं और थेरेपीज़ में जो है वो डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जाती हैं और फिर जो है इनकी सिटिंग पे काम किया जाता है और बच्चे के इंटरेस्ट को देखा जाता है कि किस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले और उसकी सिटिंग मेंटेन हो, और मदर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? टेक्निक्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे को बैलून्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम उसको मैचिंग करवा सकते हैं, उसको टेबल पे बिठा के। इस तरह एक बच्चे को कलरफुल बीड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम सैंड के अंदर जैसे कि कलरफुल बीड्स को हाइड कर दिया और बच्चे को चेयर पे बिठा दिया, और इस तरीके से वो बीड्स को जो है सैंड के अंदर से फाइंड करते रहेंगे तो उनकी सिटिंग जो है वो मेनटेन हो जाती है। बट ये है, हर ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। पहले असेसमेंट की जाती है और उनके बच्चा भी और बच्चे के माँ बाप भी। जी बिल्कुल, पहले जो है वो असेसमेंट की जाती है और उनके इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। सब अब नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके इंटरेस्ट भी एक दूसरे से अलग होते हैं, तो जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनके भी इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। इंटरेस्ट से अब मैं चलूँगी हमारे सिंगर की तरफ। आपका सिंगिंग में, गानों में, लिखने में इंटरेस्ट कैसे आया? बस ये 2025 से शुरुआत हुई थी मेरी इस तरीके से कि मतलब 2025 से? जी हाँ, ठीक है। 2025 में सबसे पहला सॉन्ग मैंने पाकिस्तान का लिखा, प्यारा पाकिस्तान। ठीक है। और वो माशाल्लाह गाना बड़ा अच्छा हिट हुआ, अच्छा हिट हुआ। उसके बाद ये हुआ कि फिर जुस्तजू जो है ना वो बढ़ती गई। क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने बॉस को दूंगा, जो मेरे ऑफिस के बॉस हैं हमारे। उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने मोटिवेट किया कि यार आपने अब अपना कुछ करना है। तो उसके बाद से ये है कि मैंने अपना शुरू कर दिया और फिर एक के बाद दो, दो के बाद दो, तीन के बाद 6 सॉन्ग्स अभी तक मैं ओरिजिनल कर चुका हूँ अपने, और एक जो है मैंने वो जो है वो कवर किया है अहमद रुजी साहब को।
अच्छा, तो जैसे कि आप सॉन्ग राइटर भी हैं, जी जी। तो एक होता है शौक कि चलो ठीक है हमने गाना गाया, सिंगर बन गए, तो लिखने का शौक, लिखने अल्फाज, मतलब देखिए, मुझे एक चीज़ है कि अगर हम कोई एक चीज़ कर रहे हैं कि ये गाना गा रहे हैं, तो उसको लिखने के अल्फाज, वैसे तो ऐसा होता है कि लिरिक्स कोई और लिख रहा होता है, गा कोई और रहा होता है, आपने मेरा एक दोनों ही अपना काम mood अपने है। हाथ में ले नहीं, लिए। एक अपना मूड है मेरा ना, तो बिल्कुल। मुझे शौक तो गाने का तो बचपन, लेकिन लिखने का भी था साथ में कि यार मैं कुछ करूँ तो अपना करूँ ना, मतलब थोड़ा डिफरेंट हो सबसे ना, ठीक, कि लिखूं भी खुद। ऐसा होता है, हो सकता है आने वाले वक्त में खुद लिख रहा हूँ, गा कोई और रहा हो, ऐसा ही नहीं कि होता हाँ है। ऐसा भी हो सकता है। नहीं तकरीबन अमूमन तो यही होता है कि चाहे हमारे यहाँ की कोई शॉर्ट फिल्म बन रही हो या कुछ भी XYZ ऐसा हो रहा होता है, तो लिरिक्स कोई और लिख रहा होता है और गाने वाला बंदा कोई और। यहाँ आप में दोनों चीजें टैलेंटेड, हाँ, दोनों में आप कहते हैं कि मैं ही लिखूं, मैं ही गाऊं और सुने सब, ऐसा ही बस ऐसा है। ही है कि मतलब ये एक शौक था, बस वो पूरा किया मैंने अपना, कि यार मुझे जो है वो सॉन्ग राइटर का भी एक शौक था कि मैं खुद से सॉन्ग्स लिखूं। और शौक से मेरे पता नहीं ड्रामे लिखने के बदले, तो आप लिखे ना, क्यों नहीं लिखते? जब आपके गाने हिट हो रहे हैं तो ड्रामे भी होंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह फिर वो करेंगे। लेकिन ये कि अभी तो सॉन्ग के ऊपर थोड़ी तवज्जो दी हुई थी कि यार ये पूरा पहले कर लें और उसके बाद फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि आपका जो पहला गाना हिट हुआ, इसके बाद कोई ऐसा कोई सॉन्ग जो हमारे कहते हैं ना कि हमारे कोई ड्रामों में वगैरह में आपने किसी के लिए लिखा हो, किसी का देखिए, OST लिखा हो? मैंने OST सॉन्ग भी बनाया था जी। और वो सॉन्ग बड़ा अच्छा, मतलब लेकिन वो फिलहाल अभी तो किसी ड्रामा में नहीं इस्तेमाल हो सका, लेकिन वो बड़ा अच्छा सॉन्ग बनाया था, दर बदर सैड सॉन्ग था बड़ा, वो बड़ा अच्छा। बेहतरीन सॉन्ग बनाया मैंने, वो उसके ऊपर जो है काम भी किया। सेकंड सॉन्ग मेरा दिलरुबा था, जो मतलब एक चंद लाइनें बता दें हमें। दिलरुबा की या दरबदर, जी दिलरुबा की या दरबदर। ठीक है, हम ये आपका गाना सुनेंगे बिल्कुल ब्रेक के बाद। अब मैं चलूंगी हमारे शहजादा मुइन की तरफ, जो कि स्पोर्ट्स के माहिर हैं। मैम बहुत जी। शुक्रिया। और जिस तरह कल भी 2 मैचेस खेले गए और लाहौर ने और मुल्तान ने कामयाबी हासिल की कल के मैचेस में, और क्योंकि लाहौर की टीम देखा जाए तो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में जब मैचेस खेल रही थी तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, और जैसे ही वो लाहौर वापस पहुंची तो उन्होंने कल फिर शिकस्त दे दी कोयटा ग्लैडिएटर्स को। तो शायद कराची की मिट्टी उनको रास नहीं आ रही थी लाहौर कलंदर्स को, और जैसे ही वो लाहौर पहुँचे कद्दाफी स्टेडियम में उन्होंने फतह हासिल की कल 9 रन से। तो फिर उसके साथ साथ पिंडीज़ की टीम इस टूर्नामेंट में मुसलसल 9 मैचेस हार गई और वो प्लेऑफ से भी बाहर हो गई। कल मुल्तान सुल्तान ने उन्हें शिकस्त दी 6 विकेटों से। तो मुसलसल शिकस्त हुई है पिंडीज़ को इस टूर्नामेंट के अंदर, और पहली बार वो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी टीम। और हालांकि तमाम ही प्लेयर्स जो है तजुर्बाकार प्लेयर्स उनके पास मौजूद थे, रिजवान उनके पास मौजूद थे। और इस वक्त जो कौमी स्क्वाड बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी टीम का हुआ है उसमें भी 4 प्लेयर्स जो है यहाँ पर पिंडीज़ के खेल रहे हैं। तो ये सोच लें कि इस वक्त कौमी स्क्वाड के 4 प्लेयर्स अगर किसी टीम में खेल रहे हो और वो टीम मुसलसल 9 मैच हार जाए तो ये एक सोचने की बात है। फिर रिजवान जो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत अच्छे कप्तान भी साबित होते हैं T20 फॉर्मेट पे, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो बिल्कुल मायूस रहे और ना ही उनकी कारकर्दगी बेहतर रही, ना ही उनकी टीम की कारकर्दगी बेहतर रही। और इसके बेस पे मैं समझता हूँ कि बड़ा फ़र्क पड़ा और पिंडीज़ की टीम को जो और पिंडीज़ के नाम से खेल रही थी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि अब प्लेऑफ के मराइल शुरू होने हैं और अब तक 2 टीमों ने क्वालिफाई भी कर लिया है, जिसमें पेशावर ज़ल्मी सबसे नंबर 1 पर है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक कोई शिकस्त नहीं खाई है। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान है जो 12 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पर है। तो 2 टीमें इस वक्त प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। 2 टीमों का इंतखाब होना है। और कल के अगर मैच की मज़ीद भी बात करूँगा तो कल लाहौर कलंदर्स की जानिब से सेंचुरी स्कोर की फ़खर जमान ने, जिन्होंने 103 रन स्कोर किए और एक बात फिर साबित कर दिया कि वो T20 फॉर्मेट के एक अच्छे बल्लेबाज हैं। और अब तक पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के अंदर जो मैचेस हुए हैं तकरीबन तमाम ही मैचेस के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन सेंचुरी जो है फ़खर ने बनाई हुई है, जिन्होंने 51 बॉल्स पे स्कोर किए हैं। फिर जो पाकिस्तानी T20 इस PSL के अंदर सेकंड नंबर पे मौजूद हैं बैटिंग में बाबर आजम, उन्होंने जो है 52 बॉलों पे सेंचुरी स्कोर की है। फिर मेंडेस उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में सेंचुरी स्कोर की भी है, उन्होंने 52 बॉल्स पर सेंचुरी स्कोर की है। तो जो सेंचुरियाँ बनी हैं इस टूर्नामेंट में तो वो 52 बॉल्स पे बनती दिखाई दी हैं। फिर साहबजादा फरहान ने सेंचुरी
सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन उन्होंने 57 बॉल्स का इस्तेमाल किया है। तो साहिबजादा फरहान भी एक बड़े बल्लेबाज हैं, और कल साहिबजादा फरहान ने 2 मैचेस के गैप के बाद कल का मैच खेल रहे थे। थोड़ा सा उनकी कारकर्दगी भी मुतासिर हुई है। अब देखते हैं साहिबजादा फरहान किस हद तक अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। और कल का मैच बड़ा इम्पोर्टेंट था, ख़ासकर लाहौर और कोयटे का, जिसमें 9 रन से उन्होंने फतह तो ज़रूर हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलात बढ़ा दी कोयटा के लिए। अगर कोयटा कल का मैच जीतती तो शायद प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो है तैयार रहती, लेकिन कल की शिकस्त के बाद अब ऐसा लगता है कि उसे अपने बकिया मैचेस में कामयाबी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारी तो दुआ है कि मैचेस तो जो है हमारे एक पाकिस्तान की शान है और होने भी चाहिए। आज है कोई मैच? आज बिल्कुल मैच खेला जाएगा नेशनल बैंक स्टेडियम में। कराची में भी मैच है, आज डबल हेडर्स मैच है। अभी 2:30 बजे मैच है, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होना है, फिर नेशनल बैंक स्टेडियम में शाम के 7 बजे होना है। तो मैचेस के कंटिन्यू हो। और जब शायकीन क्रिकेट, जो हमेशा लोग कह रहे हैं ना कि मैचेस देखने नहीं जा पा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि कुछ, अब हमने भी देखा है कि बहुत से VIPs जो है ना वो ग्राउंड तक आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्वालिफाइंग राउंड है, जैसे ही शुरू होता है प्ले ऑफ, तो वहाँ पर शायद शायकीन क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए जाए। मोहसिन नकवी साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं इस सिलसिले में, और उम्मीद भी यही है कि जब प्ले ऑफ के मैचेस हों तो शायद यहाँ पर दरवाजे खोल दिए जाएँ शायकीन क्रिकेट के लिए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब शायकीन क्रिकेट आएंगे तो शायद ऐसा लगता है कि क्रिकेट का म्यार मज़ीद बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान की टीम को भी दौरे बांग्लादेश के लिए रवाना होना है उससे कबल, फिर जैसे ही PSL ख़त्म होगा कैंप कराची में लग जाएगा, और फिर वो टेस्ट प्लेयर जितने भी हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे। और जिस तरह पाकिस्तानी टीम की एक कारकर्दगी है बांग्लादेश में, जो लड़कों का इंतखाब किया गया है, क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो बांग्लादेशी टीम ने आकर पाकिस्तान में पाकिस्तान को शिकस्त दी है। अब पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश का दौरा करना है, वहाँ जाकर उन्हें शिकस्त देनी है, टेस्ट मैचेस बदला लेना है, क्योंकि वनडे सीरीज़ भी हम वहाँ पर T20 सीरीज़ भी हार गए। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन्हें मौका दिया गया। अभी हाल ही में जब T20 सीरीज़ हो रही थी यहाँ पर बांग्लादेश में, तो कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, उन पर भी तनकीद हुई, लेकिन इस वक्त जो टेस्ट स्क्वाड बनाया गया है ना पाकिस्तानी टीम का, वो बड़ा बेहतर है। और ऐसा लगता है कि इस टेस्ट स्क्वाड के अंदर 1 से 2 खिलाड़ियों के अलावा तमाम ही वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो मैं समझता हूँ कि उम्दा कारकर्दगी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाई थी, और उन्हें वो मौका दिया गया है। लेकिन कुछ के साथ मैं अभी भी समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी की गई है। उनमें ख़ासकर हसीबुल्ला विकेट कीपर बैटर हैं, जो उनके साथ ज़्यादती की गई है। साद बेग जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 1000 रन से, ये कराची है, कहीं तो नाइंसाफ़ी दिखेगी ना आपको। कराची के प्लेयर्स के साथ ना हो ना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ चाहे वो कराची का, लाहौर का हो, KPK का हो, जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है उसे मौका मिलना चाहिए। अगर आप उसे मौका नहीं देते तो शायद उसके लिए ज़्यादती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़्यादती से मैं आऊँगी डॉक्टर निदा की तरफ। अच्छा डॉक्टर, मुझे आप ये बताइए कि अभी आपने एक अपने जवाब में एक स्पीच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो स्पीच से मैं कहूँगी एप्रेक्सिया स्पीच, ये क्या होता है और ये नॉर्मली स्पीच डिले से किस तरह से डिफरेंट होता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि बच्चा जो है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, बट वो माउथ अच्छा, ये चीज़ें जो है तकरीबन सिर्फ बच्चों के लिए ही हैं या हर एज के लिए है? हर एज के लिए है। ठीक है जी। अब एप्रेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बट क्लियर वर्ड्स नहीं बोल पा रहा, क्योंकि माउथ और मसल्स की जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक नहीं होती है। बिल्कुल। जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं वो माउथ के मसल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो बच्चा क्लियर वर्ड नहीं बोल पा रहा होता। फॉर एग्जांपल, बच्चा जो है उसको पता है कि ये पानी है, ठीक है, और वो बोलना चाह रहा है, बट ये तो एक नेचुरल ही है ना कि बच्चा वैसे भी अमूमन 2.5 से 3 साल के बाद ही प्रॉपर बोलना सीखता है, जब तक वो शॉर्ट वर्ड्स में अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। जी। असेसमेंट होती है ना, देखिए सबसे पहले असेसमेंट होती है, और 4 साल के बच्चे जैसे कि अगर नहीं बोल पा रहा है, क्लियर वर्ड्स नहीं ले पा रहा है, तो फिर पेरेंट्स जो है वो उसको स्पीच थेरेपी के लिए लेकर आते हैं। अच्छा। तो इसमें मेन मसला यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बट वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती आपस में माउथ मसल्स की। अच्छा, तो ये वैसे तो अमूमन हमारे यहाँ तो कहते हैं कि बच्चा बोलना नहीं सीखा, स्कूल बिठा दो,
ऐसा ही होता है, लेकिन उसका असल प्रोसेस ही कुछ और होता है। हम नेचर को लेके चलते हैं कि भाई अभी ये हो गया तो स्कूल बिठा दे, ऐसा ही है शहजाद साहब कि हम बोलते हैं भाई अब बोलना नहीं सीखा, बिठा दो स्कूल, और जब बोलना सीख जाएगा मदरसे बिठा दो, ट्यूशन बिठा दो, ऐसा ही होता है। लेकिन मतलब कि हम अपने बच्चों की स्ट्रेस नहीं समझ पाते। मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहूँगा, आजकल क्योंकि हम देखते हैं कि वालिदैन भी 3-4 साल के बच्चों को जो है फौरी तौर पर स्कूल या मदरसे में 2.5 साल की एज में, अब तो 2.5 साल कहते हैं प्ले ग्रुप में डाल दें। बेहतर समझती हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें होना बेहतर है कि उन बच्चों को इसी एज पे जाके आप मदरसे पे या स्कूल में आप दाखिला करा दें? स्कूल जाने की 3.5 या 4 इयर्स। इससे पहले अगर आप 2 साल की एज में, ठीक है, इस तरह बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं कि वो तो प्ले ग्रुप में जाएगा जी। अब वो घर का समझ ले पहला बच्चा है, अब उसके पीछे कोई बच्चा है नहीं खेलने वाला, तो माँ बाप अक्सर यही करते हैं कि भाई उसको प्ले ग्रुप में डाल दिया कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा तो शायद बोलना सीख जाए, चलना सीख जाए प्रॉपर्ली। तो क्या ये सही है बच्चों के लिए? देखिए, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। अब कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ जल्दी चलना शुरू करते हैं, और कुछ जो है वो देर से बोलना शुरू करते हैं, देर से चलना शुरू करते हैं। तो पहले आप देखें कि आपका बच्चा मतलब कर पाएगा, ठीक है, उससे हो पाएगा, क्योंकि मदर्स जाहिर सी बात है बच्चे के साथ होती हैं, इतना टाइम स्पेंड करती हैं, तो उनको देखना चाहिए कि ये एडजस्ट हो जाएगा। और अगर वो स्कूल भेजना चाह रही हैं तो वो 2-3 दिन स्कूल भेजें, उसके बाद ऑब्जर्व करें, अगर बच्चा एडजस्ट हो रहा है तो ठीक है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को एडमिशन जो है वो 3.5 या 4 इयर्स की एज में करवाना चाहिए। अच्छा जी। मुझे ये बताइए कि आजकल के स्टूडेंट्स में इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन जो बढ़ने लगा है जी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटा और एक सही एज का बंदा भी जो नॉर्मली अपनी रूटीन, रोज की डेली रूटीन अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, उसके अंदर भी इतना डिप्रेशन और स्ट्रेस, उसकी वजह क्या है जो आजकल हमारे माशरे में इतना चल रही है? अच्छा, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए और थेरेपी के लिए, उसमें ये है कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कहा कि मेडिकल रख लो, ताकि हम लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताएं कि हमारे बच्चे ने मेडिकल रखा है, जबकि बच्चे को मेडिकल में 1% भी इंटरेस्ट ना हो। तो ये मेरी नज़र में गलत है। मतलब आप दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहे हो कि मेरे बच्चे ने इंजीनियरिंग रखी है, मेडिकल रखा है, जबकि उसको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, और वो कह रहा है कि मुझे अपने फादर को बोल रहा है कि, या मदर को बोल रहा है मुझे कॉमर्स लेनी है या मुझे आर्ट्स लेनी है। तो पेरेंट्स को लगता है कि कॉमर्स और आर्ट्स का कोई स्कोप ही नहीं है, तो भाई आप मेडिकल में जाएँ, आप इंजीनियरिंग में जाएँ, ताकि हम जो है ना वो फ़ख्र से बता सकें कि हमारा बेटा जो है वो मेडिकल पढ़ रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है। और वो ये भी नहीं देखते कि उससे बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कैसे कर पाएगा? आप बच्चे के इंटरेस्ट को देखें। जैसे कि अगर एक बच्चा सिंगर बनना चाहता है, अब मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको जो है वो आर्ट्स लेनी थी, ठीक है, उनको एक्टिंग करनी थी, सिंगर बनना था, लेकिन वो पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुम मेडिकल ही लोगे। इसमें जा रहे, उसमें क्या रखा है, इसमें तो कोई नाम ही नहीं है। तो फिर ये है कि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसको वो करने दें। मतलब आप दुनिया को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि मेडिकल रखा है, इंजीनियरिंग रखी है, लेकिन बच्चे की मेंटल हेल्थ भी तो देखें। जब उसकी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो वो कैसे मेडिकल में आगे अच्छा कर पाएगा? ये चीज़ गलत है मेरी नज़र में। तो मुझे आप ये बताएं कि इस सिचुएशन में अगर पेरेंट्स जो हैं कहते हैं कि भाई आपने यही करना है जी, तो बच्चों की जो मेंटल हेल्थ आप कहती है ख़राब होती है, तो वो किस हद तक ख़राब होती है? उसमें फिर जो है कि आप पेरेंट्स के लिए कुछ अलग से उनका कुछ करती हैं कि उन्हें समझाना या उनका एक अलग ट्रीटमेंट होता है? देखिए, या इसमें आप सबसे पहले बच्चों पे ही ज़्यादा फोकस होता है कि देखिए, उस पे ही हम सबसे पहले ट्रीटमेंट तो करें कि वो अपने माँ बाप की मान ले? जी, देखें, सबसे पहले पेरेंट्स ही बच्चों को लेकर आते हैं, जी इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये है वो है, फिर हम बच्चे को अकेले में पूछते हैं, हम उसको लेकर जाते हैं, पूछते हैं कि बेटा क्या मसला है, क्यों आप ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हो? तो वो फिर हमारे सामने खुल के बच्चा बताता है कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। अब्बू ने जो है वो मैथ कह रहे हैं कि आप पढ़ो, ठीक है, आप इंजीनियरिंग करो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊँगा? तो वो पूरा केस हमारे सामने आता है। देन उसके बाद पेरेंट्स को अलग से बिठाया जाता है और उनकी काउंसलिंग की जाती है कि जब आपके बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उनको क्यों फोर्स कर रहे हैं? जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसको उस चीज़ में जाने दें। तो ये अगर इस बात चले होते हैं जो मान लेते हैं, बास पेरेंट्स होते हैं, अब मैंने ये देखा है कि सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं, हाई की फैमिलीज भी जो है वो भी प्रेशर करती हैं बच्चों को मारपीट करना या 2-3 थप्पड़ लगा देना। क्या वो सही है? नहीं, बच्चों को फिजिकली अब्यूज़ तो करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि उस बच्चों पे हाथ उठा रहे हैं तो इससे बच्चा जो है वो डर जाता है और वो एक पूरी ज़िंदगी के लिए उसके अंदर ना एक फेयर डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ गलत है बिल्कुल। मुझे नहीं लगता फिर उस वजह से वो बच्चा कभी आगे भी बढ़ पाता होगा, क्योंकि मैंने अक्सर घर देखे हैं ऐसे
जी चले, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद हम आते हैं, आपका जवाब भी कंटिन्यू करते हैं और इनका गाना भी हमने सुनना है। बिल्कुल है ना शहजाद अमीन साहब, बिल्कुल इनका गाना तो हमने सुनना है। तो नाज़रीन, वक्त होता है एक ब्रेक का, मिलते रहें, ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और इसी के साथ जो डॉक्टर निदा हैं उनका जवाब थोड़ा सा बाकी था। मैं चाहूँगी आप यहीं से कंटिन्यू करें। जी, तो मेरी नज़र में ये है कि बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास ऐसे इतने केसेस आते हैं कि जी अभी आप ब्रेक में बता रही थी कि आपके पास एक डॉक्टर वाला केस आया था, तो वो कैसे आपने हैंडल किया? अच्छा, मेरे पास एक फैमिली आई थी बच्चे को लेकर, मदर भी डॉक्टर थी और फादर भी। तो उनका ये था कि हम डॉक्टर हैं, तो हमारी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, तो हमारा जो बेटा है वो भी मेडिकल में ही एडमिशन ले और डॉक्टर बने। लेकिन उस बच्चे का ये था कि उसको जो है वो कॉमर्स लेना था, उसकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर सारा केस सामने आया कि जी मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि आप जो हैं वो मेडिकल ही लें, आपने डॉक्टर ही बनना है, आप कॉमर्स लेंगे तो हम लोगों के सामने मतलब क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे बेटे ने कॉमर्स ली है, ये डॉक्टर फैमिली में कॉमर्स वाला कहाँ से आ गया। तो वो बच्चे ने मुझे सारी बातें खुद बताई और उसने इसी वजह से जो है 2-3 बार सुसाइड भी करने की कोशिश की। जी, यही होता है कि जब माँ बाप बच्चों पे जब प्रेशर डालते हैं ना, क्या कहेंगे आप शहजाद अमीन साहब? देखिए, प्रेशर वाली बात तो डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप को प्यार मोहब्बत से अपने बच्चों को समझाना चाहिए। और प्रेशर तो वैसे ही हमें बाहरी दुनिया से मिल रहा होता है, अगर घर से भी प्रेशर मिलेगा तो फिर वो मासूम बच्चे जाएंगे कहाँ? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। प्रेशर डाल दे तो फिर वो भी नहीं परफॉर्म कर पाता, तो बिल्कुल ऐसा ही। परफॉर्म की बात हो रही थी, जरा इनसे बिल्कुल भी कुछ परफॉर्म की बात है, तो हम आप पे प्रेशर जरूर डालेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप पे प्रेशर अब आपने कुछ अब हमारा प्रेशर आप पे है कि अब आप अपना गाना सुनाएं। इसके बाद फिर जो हमें जो गेस्ट ने ज्वाइन किया है, फिर मैं उनका भी तारुफ करवाती चलूंगी, क्योंकि फिर अब प्रेशर की बात आई है तो टक्कर तो होनी चाहिए ना, इसीलिए आज हमने 2 सिंगर बिठाए जी। जी मुस्कुराना, नींदे चुरा के मेरे ख्वाबों में रोज आना, दिलकश तेरी आंखें, मीठी सी तेरी बातें, नजदीक आए जाना, बिन तेरे रह न पाए। तू ना हो तो गमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी है। तू ना हो तो गमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी है। आँखों के सारे तारे तुझ पे ही आके हारे, हम तुझ पे ही मरते हैं, समझे न क्यों इशारे। तू आ गले लगा ले, तो देख मुस्कुरा ले, हम मुंतज़िर है तेरे, चेहरा जरा दिखा दे। हम मर मिटे हैं तुझ पे, हम ना रहे हैं खुद में, दीवानगी है तेरी और कुछ रहा ना मुझ में। हम मर मिटे हैं तुझ पे, हम ना रहे हैं खुद में, दीवानगी है तेरी और कुछ रहा न मुझ में। दिलरुबा दिलरुबा तू है मेरे दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। दिलरुबा दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। तू मेरे आंसुओं का एक आखिरी सहारा, कोई नहीं जहां में तुझसा न होगा प्यारा। तू है कहानी मेरी, तू है ज़बानी मेरी, तू छोड़ के न जाना, तू जिंदगी है मेरी। तू पास मेरे आजा, सांसों में यूं समा जा, तू मेरा रहनुमा है, तू मेरा है सहारा। तू पास मेरे आजा, सांसों में यूं समा जा, तू मेरा रहनुमा है, तू मेरा है सहारा। दिलरुबा दिलरुबा
बहुत ज़बरदस्त, वाकई मज़ा आ गया। दिल रुबा, लेकिन मेरी चाय दिल रुबा है। चाय के बगैर मज़ा नहीं है, लेकिन वाकई गाने का मज़ा आ गया चाय के साथ, बहुत ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं दूसरे मेहमान का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है आबिद खान, जो कि मॉडल और सिंगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। भाई, एक हमारे पास सिंगर हैं, आपने उनका गाना सुना, आप बताएं आपको सिंगर का शौक कैसे हुआ? आप माशाल्लाह मॉडल भी हैं और सिंगर भी हैं, मैनेज कर लेते हैं दोनों चीज़ें? जी, मॉडलिंग तो शौक है बचपन से, और सिंगिंग बस शुगर है। हाँ, बस गुनगुनाते रहते हैं। अच्छा, वो रिफ्रेशमेंट है। तो कुछ सुनाई दे। और मुझे फुल सॉन्ग तो आता नहीं है, बस थोड़ा सा इंडियन सॉन्ग आते हैं। हाँ, इंडियन सॉन्ग आते हैं। पाकिस्तानी नहीं भाई, इंडियन पे हमारे यहाँ बैंड है, हम इंडियन नहीं सुना सकते। तो इंडिया भी तो हमारे एक सॉन्ग कॉपी करते हैं। वो तो जाने दे, खैर माफ किया उनको। रात फतेह अली के कुछ सुना दे। वैसे पाकिस्तानी जो चले, खैर छोड़े, चले आप सोचिए जब तक मैं इनकी तरफ आती हूँ। ठीक है। मैं इनसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग भी जारी है और हर फ्रेंचाइज जो है वो अपने एक सॉन्ग्स लेकर मार्केट में आ रही है, अपने प्लेयर्स के हवाले से, अपने फ्रेंचाइज के हवाले से। कोई फ्रेंचाइज, क्योंकि इस वक्त अब 8 फ्रेंचाइज हो गई है, तो हर किसी के अपने अपने गाने मार्केट में आ रहे हैं। किसी फ्रेंचाइज ने, क्योंकि अपकमिंग जितने भी सिंगर हैं उन्हें जो फ्रेंचाइज जहाँ खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को मौका दे रही है, वहाँ पर फ्रेंचाइज भी अब जो अपकमिंग सिंगर हैं उनको भी मौका फराहम कर रही है। तो आप दे सकते हैं? ऐसा कोई रब्ता हुआ उन्होंने कोई, अगर मुझसे ऐसा अभी तक तो फिलहाल कोई रब्ता नहीं हुआ, अगर करेंगे तो ज़रूर हाजिर है। पाकिस्तान के लिए तो हर काम कर सकते हैं हम तो भाई, क्योंकि आप खुद भी लिखते हैं, तो क्योंकि बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, अगर मुझे कोई इस तरह की ऑफर आती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं उसको ज़रूर अवेल करूँगा। ठीक है, मैं आती हूँ अब हमारी जो है डॉक्टर, उनकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए भी क्या आप ऑनलाइन थेरेपी सीज़न प्रोवाइड करती हैं? जो इंटरनेशनल क्लाइंट, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से ही बाहर चले गए हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, तो उनको भी जो है वो मैं ऑनलाइन सेशंस देती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है थेरेपी। ऐसा ही है, तो इसलिए उनके लिए मैंने जो है वो ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। ठीक है, तो वैसा ही फ़र्क पड़ता है कि जो ये लोग यहाँ रहते हुए फ़र्क पड़ता है, जो आपके पास आके उनको जो काफ़ी कहते हैं ना अच्छा फील होता है, या वाकई वो कहते हैं कि बिल्कुल जो है हम एक प्रॉपर एक थेरेपी करवा के निकले हैं और वाकई डॉक्टर निदा जो है गुड हैं। तो बाहर ऑनलाइन क्लासेस में आप ये कैसे करती हैं? ऑनलाइन खुल के ये है बताएं। कि साथ में बच्चे के सेशन के साथ जो है मदर की भी ट्रेनिंग होती है जी। बच्चे के साथ जो है वो मदर को बिठाया जाता है। ठीक तो है। उससे ये है कि बच्चा जब अपनी माँ को सामने देखता है तो वो कंफर्टेबल फील करता है, और साथ में मदर्स की भी ट्रेनिंग होती है, उनको भी बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ पे काम करना आता है। जैसे कि एक हाइपर एक्टिव बच्चा है तो साथ में मैं मदर्स को भी ट्रेनिंग देती हूँ कि जब ये घर में हाइपर एक्टिव हो तो आपने इसके बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अब मैं आगे चलूँगी। सोच लिया आपने? नहीं, मुझे नहीं सोचा। चले, अब मैं आपसे आपकी ही फील्ड के बारे में सवाल करती हूँ कि मॉडलिंग का जो है आपको शौक जो है कब से हुआ, और अब तक कितने आप शूट कर चुके हैं, या किसी अच्छे लेवल के ब्रांड के साथ आपने शूट किया हुआ है, या करना चाहेंगे आगे कोई मज़ीद? देखिए, मेरा शौक है कि आगे मॉडलिंग करूं, लेकिन मैंने अभी तक कोई शूट वूट किया नहीं है। बोल सकते हैं, मसला नहीं है। मैंने अभी तक कोई शूट वूट किया नहीं है। ठीक है, तो आगे का प्लान यही है कि मैं शूट करना तो चाहता अब हूँ। तक जो है आपने मॉडलिंग किस बेस तक? मैंने बस देखा है टीवी पे, मोबाइल पे मुझे अच्छा लगता है, मैं देखता रहता हूँ। आपने की नहीं है मॉडलिंग अब नहीं। तक? वैसे ही मॉडल का टैग लगा दिया। चलिए ठीक है, ये है कि इंशाल्लाह जो है हमारी दुआ है कि आपको जो है किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिले, तो हम भी जो है आपको फ्रेम पे देखें। मैं आऊँगी शहजादा मुइन की तरफ कि मुझे बताएं कि आज का जो मैच की आप बात कर रहे हैं, तो आप तो लाजमी जाएंगे ही, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। क्योंकि कल का मैच मैंने मिस किया है, मेरी तबीयत ओके, क्यों? थी, इस वजह से जो है मैं कल मैच में नहीं जा सका। लेकिन एक अच्छा मैच हुआ, और जिस तरह कल के मैच पे बात हो रही थी, तो मैं 3-4 चीज़ों पे ज़रूर बात करूँगा। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें टॉप पोजीशन पर जो बैटर्स हैं टॉप 3 पे, वो मेंडस हैं पेशावर ज़ल्मी के, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी इस वक्त हर चीज़ पर जो है ना जो है उनके तमाम ही प्लेयर्स काबिज नज़र आ रहे हैं पोजीशनों पे। पहले बैटर्स की अगर बात करूं तो उनके जो बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं मेंडस, वो जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा रन कर 413 रन कर जो है टॉप पोजीशन पर है।
फिर जिन पर कहा जाता रहा कि T20 फॉर्मेट के बैटर नहीं है, T20 उनके बस की बात नहीं है, इन्हें T20 क्रिकेट में टीम में शामिल नहीं होना चाहिए, वो आज पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के नंबर 2 बैटर हैं, सबसे अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। अब तक उनकी टीम इस टूर्नामेंट में शिकस्त नहीं खाई है। बाज़ मरहले पे ऐसा लगता था कि उनकी टीम किसी मैच लूज़ कर जाएगी, लेकिन अच्छी अपनी कप्तानी से उन्होंने वो मैच भी बचाया, मैच जिताया भी। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इस सीज़न के अंदर अब तक 403 रन स्कोर कर लिए हैं और इस वक्त वो जो टॉप पोजीशन पर दूसरे नंबर पे मौजूद है मेंडिस के बाद। फिर हसन अली जो पाकिस्तानी टीम से इन आउट होते रहे और शायद मैं समझता हूं कि उन्हें मौका नहीं दिया गया। जब मौका दिया गया तो शायद किसी मैच में वो परफॉर्म करते थे, कौमी टीम में किसी मैच में वो परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन उनका नंबर भी सेट नहीं किया गया। और जब अब हम देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहे हैं और रन भी कर रहे हैं, इस वक्त तीसरी पोजीशन पर फाइज हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा रन करने वाले में, तो उन्हें भी वो पोजीशन कौमी टीम में नहीं मिली। आज भी हम कौमी टीम के अंदर मिडिल ऑर्डर पर जो है इन्हिसार नहीं कर पा रहे, हम मिडिल ऑर्डर नहीं बना पा रहे क्योंकि हमने इन आउट का सिलसिला रखा है मिडिल ऑर्डर पर। कभी एक बैटर्स को आपने जो है उस मौके को फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की कि इस पे आप लाकर इस बैटर्स को फिक्स कर दें। आप सिर्फ शाहिद आफरीदी से लास्ट अगर शाहिद आफरीदी और उसके बाद मैं समझता हूँ आखिरी आसिफ अली थे जो इस वक्त भी खेल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। आसिफ अली के बाद कोई ऐसा बैटर नहीं आया जो पंच हिटर हो, जो पाकिस्तान को मैच फिनिश कराना जानता हो। कुछ दिनों पहले अगर देखें तो जिस तरह हसन अली इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, कौमी टीम में भी PSL सीज़न 10 में उन्होंने परफॉर्म किया, अब फिर वो कौमी टीम का स्क्वाड का हिस्सा बने, एज ए ओपनर खेलते रहे और सेंचुरी भी स्कोर की, फिर मिडिल ऑर्डर पर खेलते रहे, वहाँ पर भी आगे अच्छे उन्होंने रन्स किए, लेकिन कुछ मैचेस में रन ना करने की बिना पर हमने उन्हें बाहर कर दिया। फिर आसिफ अली के साथ ज़्यादती रही, उन्हें टीम से बाहर किया गया। फिर हसन अली के साथ भी वही सूरत हाल आई। फिर काफ़ी अरसे तक हमने इरफान खान नियाज़ी को यूज़ करते रहे, हम मिडिल ऑर्डर पर खुशदिल शाह को यूज़ करते रहे, लेकिन शायद उनमें से खुशदिल तो चले बॉलिंग ऑलराउंडर की सूरत में टीम में मौजूद थे, लेकिन इरफान खान नियाज़ी जब मैच्योर हो गए, जब 2 साल के बाद कुछ ऐसी कारकर्दगी दिखाने लगे कि जहाँ पर उनका मिडिल ऑर्डर सेट होता हुआ नज़र आ रहा था, तो वहाँ पर इरफान खान नियाज़ी को भी टीम से बाहर कर दिया गया। फिर चाचा इफ्तिखार अहमद और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था मिडिल ऑर्डर में, चले उन्हें एज के बेस पे T20 फॉर्मेट से बाहर किया गया। लेकिन जब आपके पास अच्छे बैटर्स आ रहे हो, मिडिल ऑर्डर पर आपको ज़रूरत हो, तो आप बहुत ज़्यादा टीम के अंदर ऑलराउंडर्स भर रहे थे और जिसका नुकसान आपने देखा T20 फॉर्मेट पे कि पहले हम वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी हारे, वर्ल्ड कप T20 हारते दिखाई दिए, क्वालिफाई करते नहीं दिखाई दिए आगे राउंड पे। आपने मोहम्मद नवाज़ पे, आपने शादाब खान पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया और उसका नतीजा आपने देखा कि इस वक्त T20 फॉर्मेट पे आपको दोनों बड़े टूर्नामेंट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब आपके पास मौका है कि सुफियान मुकीम जैसे जो इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे पेशावर ज़ल्मी के बॉलर हैं, 17 विकेटें ले चुके हैं, तो वो अब मैं समझता हूँ कौमी टीम का स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। और यहाँ पर अगर सुफियान मुकीम खेल रहे हैं और कौमी टीम के लिए उन्हें नुमाइंदगी का मौका एक दफ़ा फिर मिलता है T20 फॉर्मेट पे, तो वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त भी क्योंकि T20 टूर्नामेंट अभी दूर है आपके पास से और आपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं। टेस्ट मैचेस में मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया कि दोनों तजुर्बाकार स्पिनर्स को टीम में शामिल किया इन्होंने। दौरे बांग्लादेश के लिए साजिद खान आपके साथ है, उसके बाद नुमान अली टीम के साथ मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ साहब ब्रेक का वक्त हो गया है, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। फिर मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से होगा क्योंकि वो भी हमसे जो है अलविदाई चाहती हैं। तो नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। सुन सजना जुठा दिल रखना, अंज करना कोई चंगी गलों दी नी, सच प्यार दा अंज बदला दिता, जिंदड़ी सड़ी जो दिल असर लगई नी। सुन सजना जुठा दिल रखना, अंज करना कोई चंगी गलों दी नी, सच प्यार दा अंज बदला दिता, जिंदड़ी सड़ी जो दिल असर लगई नी। सजना वे सजना वे सजना, अपना तू अपना तू अपना, सजना वे सजना वे सजना, अपना तू अपना तू अपना। अख
ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਵਿਖਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਦੂਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਵਿਖਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਦੂਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਮਾਹੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸਵੇ ਜਿੰਨ ਮਾਹੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ मतलब कि मैं तो उन ख्यालात में चली गई जब ये एक वक्त होता था सबको छेड़छाड़ी करने वाला और मैंने बहुत किए तो वाकई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मैं इसी के साथ आऊँगी हमारी डॉक्टर साहिबा का जो मेरा एक आखिरी सवाल है जो मैं इनसे करना चाहूँगी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और इसके कॉमन इमोशनल और बिहेवियर सिस्टम क्या होते हैं, कैसे होते हैं? अच्छा, सोशल एंजाइटी में ये होता है कि ये लोग क्राउड में बहुत ज़्यादा इनको एंजाइटी होती है। अच्छा। और लाइक पसीना आना और इसके अलावा जो है हाथ कांपना और ये इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होती है। ज़्यादा दोस्त बनाना इनको पसंद नहीं होता, गैदरिंग में नहीं जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और जब देखते हैं ज़्यादा क्राउड हो तो इनको घबराहट शुरू हो जाती है और समटाइम्स तो पैनिक अटैक्स भी आते हैं क्राउड में। ओके जी, और इसके जो सिम्टम्स हैं हाथ कांपना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ वो कुछ हो भी जाती काम है कर रहे हैं इनकी। उनके हाथ कांप रहे होते हैं। जी, क्राउड मतलब ज़्यादा जहाँ हजूम होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है सोशल एंग्जाइटी है तो ये ज़्यादा सोशल नहीं होते और इनको ज़्यादा सोशल होना पसंद भी नहीं होता। तो जब ये बहुत ज़्यादा हजूम देखते हैं ऐसी जगहों पे इनको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो जो नॉर्मल एंजाइटी है उसमें फिर क्या फ़र्क है? वो देखिए, नॉर्मल किस हद तक एंग्जाइटी में होती ये होता है कि उसमें मतलब एक इंसान जो है उसको मतलब नॉर्मली एंग्जाइटी होती है, ठीक है, और ये जो होती है सोशल एंग्जाइटी इसमें पैनिक अटैक्स भी आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है उसको यही चीज़ है, उसको एंजाइटी बहुत होती है। वो जैसे क्राउड वगैरह भी देखता है तो वो उसकी बॉडी श्रिंक करनी स्टार्ट हो जाती है या वो फिर भाग जाता है, हमसे ही दूर भाग जाता है। अच्छा, इसमें मेरे पास जो केसेस आए ना तो मतलब बहुत सारी जहाँ क्राउड होता है तो ऐसे लोगों के साथ इंसिडेंट्स भी होते हैं तो वो मतलब ट्रॉमा से भी गुजरे होते हैं बहुत सारे जिसकी वजह से ऐसा होता है। फिर वो हम केस हिस्ट्री लेते हैं तो वो सारी जो वजह है वो सामने आती हैं कि इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं। तो ये इसका कोई हल है कि जी, कितने टाइम में वो लोग इस चीज़ से निकल सकते हैं? इसके लिए देखिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इनको ये भी होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा क्राउड में जाते हैं इनको ऐसा लगता है कि वो हमारा मजाक उड़ा रहा है या वो हमें जज कर रहा है या हमारे बारे में बातचीत हो रही है, लोग हमें जज कर रहे हैं, हम अच्छे नहीं लग रहे, हम बुरे लग रहे हैं। इस तरह की ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर लेते हैं तो वो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और जब ये सोचते हैं ना कि लोग हमें जज कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है तो इनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम इनकी सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करते हैं। तो इससे क्या, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिसे भी सोशल एंजाइटी है तो वो फिर मुझे नहीं लगता वो किसी एक जगह पे वो काम कर सकते हैं एक जी प्रॉपर तरीके से, जैसे हम एक काम लेके बैठे होते हैं कि 9 to 5 वाला अगर किसी का काम है। आजकल तो जो मेरे पास अडल्ट्स आ रहे हैं जिनको सोशल एंजाइटी है तो उन्होंने एक रूम बनाया होता है और वो कमरे में ही बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। वजह ऐसी क्या खास वजह है जो आजकल हर किसी में पाई जा रही है? आजकल देखिए हर किसी में इसलिए पाई जा रही है क्योंकि आजकल ना लोग ना नेगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं तो गलत मतलब निकालना। जी,
किसी जगह पे जा रहे हैं तो दो लोग आपस में कोई और बात कर रहे होंगे तो उनको लगता है कि हमारा मजाक तो उड़ा रहे ये हैं, तो वो उनका बहुत ज्यादा ना बचपन से एक negative माइंडसेट होता सोचते है हैं। या वो आहिस्ता आहिस्ता होता है? वो ना एक ट्रॉमा से भी गुजरे होते हैं बचपन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, जैसे कि उनके रिलेटिव्स में कुछ हुआ हो, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो, तो वहाँ से भी ये चीज़ आती है। तो वो फिर एक ट्रॉमा होता है ना, जब वो अडल्ट बनता है तो वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा होता है, तो जिसकी वजह से उसको फिर एक्स्ट्रा हो रही होती है सोशल एंग्जाइटी। ठीक है, तो मैं अब आऊँगी कि हमारे सिंगर साहब की तरफ, जबकि हमारे सिंगर को और हमारी डॉक्टर को दोनों को ही जाने की जल्दी है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत पड़ा हुआ है। खैर मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और वाकई हमें बहुत अच्छे जो है सॉन्ग सुनाए। शहजाद साहब क्या कहेंगे आप इनके सॉन्ग के बारे में? सॉन्ग्स इन्होंने सुनाए हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आजकल ये नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी और हैं आपको जो इनके है songs से। शहजादा साहब ने एक ऑफर तो कर ही दी है। ऐसा ही है ना, उस पर काम अल्लाह होगा करे ना, कि ये अमल होगा ना, कामयाब हो जाए, बिल्कुल। और क्योंकि इस वक्त तमाम ही फ्रेंचाइज अपने जो है बिल्कुल ना ऐसा ही सॉन्ग्स है। पे जा रहे हैं और तो माशाल्लाह आप से भी जो आवाज़ है भी बड़ी उसकी तरफ ज़बरदस्त। जाएं और इंशाल्लाह जब आपका पहला गाना आपका इतना हिट हुआ तो कुछ तो है ना। अच्छा, इनसे ये जरूर पूछेंगे इन्हें शौक कैसे पैदा हुआ कि इन्होंने इनको बताया ना। आइडियल अपना इन्होंने बनाया हुआ होगा? मेरा जो आइडियल है मेरे वो सजाद अली साहब, हाँ, जो ऐसा सिंगर है जो आज भी हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो कोई सॉन्ग रिलीज करते तो वो जनरेशन की पसंद बन तो जाती है। सज्जाद साहब का ही कोई सॉन्ग सुना दें आप, क्योंकि सुना बड़े दें। मशहूर सॉन्ग उनके हैं। क्या समा है तू कहाँ है, ओ ये मौसम मुझको तो तेरा ही चेहरा लगता है। क्या समा है तू कहाँ है। मैं यहाँ हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैं चलूँगी हमारे जो है आबिद, मैं इनकी तरफ आऊँगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको ये सॉन्ग जो है वो इनको किसको देख के हुआ, तो आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपको मॉडलिंग का शौक है, तो आपने किसे ऐसे देख के आपने चूज़ किया कि यार मैं भी मॉडलिंग करना चाहता हूँ? मैंने एक बंदे को देखा था, मैं अक्सर इंडियन फिल्में देखी है तो बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है, हम तो बचपन से करूंगा। देखते हुए आए हैं, सीधी सी बात है। पाकिस्तानी, इंडियन, कोई हॉलीवुड देखता है, कोई बॉलीवुड देखता है, सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो मैंने जॉन अब्राहम को देखा था, उनको जॉन अब्राहम, अच्छा, उनको देख के फिर मेरा भी शौक बढ़ा है। तो आप जिम में जाते हैं? हम पे बहुत कॉपी करते हैं, हमारे एक सीनियर साफी हैं चांद नवाब साहब, उन पे उन्होंने फिल्म बनाई है, वो उन पे गाने इंडिया कर दिए, की तो फिर आप देख लें कि वो कहाँ तक हम पे कॉपी ज्यादा कर रहे होते भाई आप वही देख लेना 88% दुरिंदर। 88% इंडिया ने जो है ना पाकिस्तानी गाने कॉपी किए, उनके पास खुद के है तो है नहीं है। वो हमारे ड्रामे की भी कॉपी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज़ है। तो ये है कि अभी इंशाल्लाह देखें, जैसे कि शहजादा मोइन बता रहे थे कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे किंग हैं, उनको काफ़ी मौके किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। तो देखें, हमारा ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि हम जो है नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, और हमारी दुआ है कि आबिद को भी बहुत जल्द मौका मिले आगे मॉडलिंग के लिए, सिंगिंग के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आबिद, आप हमारे सिंगर तो बैठे हुए, आप इनसे ही कुछ ट्रेनिंग ले लें। इंशाल्लाह फिर आप भी जो है नेक्स्ट आएंगे तो हमें कोई गाना सुना रहे होंगे, क्यों? देखिए कतार पे तो लगना पड़ेगा आपको। देखें, जी बिल्कुल, मेहनत रंग लाती स्ट्रगल है, तो करनी पड़ेगी, मेहनत रंग लाती है भाई, ऐसा ही है। शुएब अख्तर की कहानी पता है ना आपको कि पूरे जी, दिन वो जी। टांगे में सोए, जब उन्होंने देना था, उसके बाद वो सुबह को जो परफॉर्म किया और वो मार्शल स्टार है हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे पास जो टैलेंट है वो हमारे पास ही है, हमसे तो इंडिया कॉपी कर रहा है सब, इंडिया सब हमसे कोई copy कर रहा काम है। वो- छोटा बड़ा नहीं होता, शर्माना नहीं होता। अगर हम उस लाइन में निकले ना, हमें पता है ना हमारी लाइन सीधी है तो हमने निकल जाना जी। है। हम बाकी का पीछे का नहीं सोचते। देखिए, हमारी खुद की अपनी फील्ड में ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं, टांग खींचने वाले होते हैं, मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, लेकिन आपने जो है हिम्मत करके आगे निकलना है। इंशाल्लाह फिर कामयाबी कैसे नहीं मिलती। इंशाल्लाह अभी बस कदम बढ़ाया तो इंशाल्लाह इसको जारी तो अब रखेंगे। मॉडलिंग की फील्ड में आपकी प्रोफाइल वगैरह बनी हुई है, और नहीं, तो आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आप अपना एक पोर्टफोलियो करवाएं, फिर इसके बाद देखें इंशाल्लाह कैसे काम नहीं आता। आप वैसे ही फिर हिट हो जाएंगे। एक प्रोफाइल बननी चाहिए, प्रोफाइल लाजमी होती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। प्रोफाइल से मुराद कोई प्लेटफॉर्म पे, नहीं, टिकटॉक? आप अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाएं किसी अच्छा। अच्छे शूट्स पे जाके, ठीक मतलब हो कि गया। कहीं कोई स्टूडियो पे जाके आप अपना शूट करवाएं, 3-4 अलग अलग ड्रेसेस में करवाएं, फिर आप अपनी वो पिक्चर्स जो है इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप जो आप यूज़ कर रहे हो सोशल एक्टिविटी, आप उस पर अपलोड करें।
ठीक हो गया। मैं चाहूँगी कि आप क्या इनको टिप्स देंगे सिंगिंग के हवाले से? सिंगिंग तो आप देखिए, मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी और मुझे जब तक सुनूंगा नहीं तो मुझे पता एक दो लाइनें कुछ तो गा दें, बिल्कुल बेफिक्र होके। रहीम शाह की कोई सॉन्ग सुना दें। हाँ हाँ, मुझे पाकिस्तानी एक ड्रामा फितूर एक ड्रामा था, उसका एक सॉन्ग आता था, लेकिन हाँ वो सुना, लेकिन बस वो मुझे अभी- पाकिस्तानी होना चाहिए। मुझे भी याद नहीं आ रहा। आप गाएं, शुरू करें, बिस्मिल्लाह तो करें, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। आपको ज्वाइन करेंगे ना? हे हे हो आहा इंडियन है। हे आहा सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे इंडियन है। नहीं। ये इंडियन है। इसी से एक मिलता जुलता गाना है, ये दिल आपका और का सॉन्ग था, आप वो गाना गाएं। तुम मिले जब से हमारा टाइम जो है ब्रेक का हुआ है, ब्रेक में हम आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं। वो वाला गाना गा रहे हैं। चले डॉक्टर और अशरफ साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातें करके। तो नाज़रीन, वक्त होता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते रहिए, दिखते रहिए मुस्कुराती सुबह।